आप देख रहे हैं TTR साई-फाई शहनवाज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। अभी अभी मैं एक बारात में जाकर वापस से घर के लिए लौट रहा था। बारात के सभी मुसाफिरों को मैंने गांव में उतार दिया था और अब बारी थी वापस से अपने घर लौटने की। घर लौटने के लिए जो रास्ता मैंने चुना था उस रास्ते से मैं काफ़ी बार शहर जाया करता था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये रास्ता थोड़ा अजीब और डरावना हो सकता है। पर मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ों को सीरियस ही नहीं लिया था और ना ही मैं इन चीज़ों के ऊपर विश्वास किया करता था। ऐसे में मैंने लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पर रात के तकरीबन 11:30 बजे से 12 बजे के आसपास ऐसा ही कुछ समय था। ठंडी ठंडी हवा बस के अंदर घुस रही थी, जिससे मेरे हाथ कपकपा रहे थे। मेरे बगल में मेरा दोस्त रमेश भी बैठा हुआ था। मैं रमेश को अक्सर इस तरह के सफ़र में अपने साथ ही रखता था, इसलिए रमेश ने बोला, अरे भाई आज तो बारात में हालत ही ख़राब हो गई यार, ऊपर से ये रास्ता भी पूरा का पूरा गड्ढों से भरा हुआ है। ऐसे में हम दोनों को बस के अंदर थोड़े बहुत झटके लग रहे थे। इतने में ही बस एक गहरे गड्ढे में गिरी और उसके बाद वहीं पर बंद हो गई। दोबारा जब मैंने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बार मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन फिर मुझे ही लगा कि हो सकता है बस के किसी हिस्से में खराबी आ गई हो। इसलिए मैं नीचे उतरा और चेक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बस को चेक करना मेरी हैसियत से बाहर था। इसलिए मैंने एक आधी जगह से चेक करके बस को यूं ही छोड़ दिया। मैं फिर से ड्राइविंग सीट पर गया और बस को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से मुझे वही अंजाम देखने को मिला। शायद बस के गर्म इंजन ने एकदम से ठंड पकड़ ली थी, जिस वजह से वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसी बात को जाहिर करते हुए रमेश ने भी बोला, अरे भाई लगता है जोरदार ठंड के अंदर तुम्हारे बस के पुराने इंजन ने ठंड पकड़ ली है, जिसकी वजह से इसका स्टार्ट हो पाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसकी बात सुनकर मैंने भी उसकी बात पर सहमति जताते बोला, अरे भाई मुझे पहले मालूम था कि ये पुराना इंजन कहीं ना कहीं तो धोखा देगा ही। ऐसी हालत में मैं और रमेश बस के अंदर आकर बैठ गए। हम बस को स्टार्ट करने में तो नाकाम थे, इसलिए हम दोनों ने ठंड से बचने के लिए बस को चारों तरफ से बंद करके उसके अंदर ही बैठे रहे। मैंने एक दो जनों को फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन इतनी रात को कोई भी मेरा फ़ोन अटेंड ही नहीं कर रहा था। शायद सभी के सभी घोड़े बेचकर नींद के आगोश में थे। मैं एक दो मैकेनिक को भी जानता था, लेकिन उन्होंने भी मेरे फ़ोन का कोई जवाब ही नहीं दिया, जिस वजह से मुझे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अभी भी मेरा गांव यहाँ से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर था और 14 से 15 किलोमीटर के सफ़र को पैदल तो तय नहीं किया जा सकता था। ऊपर से ये रोड ऐसी थी कि इसके ऊपर से दूसरे साधनों का गुजरना ना के बराबर था। ऐसी हालत में हम दोनों केवल एक दूसरे का मुंह ताक सकते थे। हम ऐसे इधर उधर की बातें करने लगे कि तभी किसी ने बस के कांच के ऊपर जोर से दे मारा। इस आवाज को सुनते मैं एकदम से हिल गया। दरअसल मैंने देखा कि बाहर की तरफ एक आदमी था जिसने कंबल ओढ़ रखी थी। उस आदमी को देखते मैंने बस के कांच को नीचे किया और बोला, कहिए भाई साहब बात क्या है। इस पर उस आदमी ने बोला, अरे भाई रास्ते में बस को क्यों रोका हुआ है, बस को साइड में लगाओ। इस पर मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब हमारी बस में खराबी आ गई है और अभी ये बस यहाँ से हिल नहीं सकती, बगल में तो काफ़ी जगह है, आप आराम से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने उस आदमी की गाड़ी को नहीं देखा था, मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया था कि शायद वो किसी गाड़ी का ड्राइवर ही होगा। लेकिन फिर उस आदमी ने बोला, तुम्हारी बस को अचानक क्या हुआ है। इस पर मैंने उसे बताया कि मेरी बस अचानक चलते चलते ख़राब हो गई है। फिर उस आदमी ने बोला, एक काम करते हैं, मैं आपकी बस को चेक कर लेता हूँ। पहले तो मुझे लगा कि उस आदमी से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर वो बस के आगे की तरफ गया और पता नहीं उसने क्या किया कि दोबारा वो मेरे पास आकर बोला, एक काम करो, अब बस को दोबारा स्टार्ट करो। इस बार जैसे मैंने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की तो पहली बार में बस स्टार्ट हो गई। फिर उस आदमी ने बोला, मुझे भी ज़रा आगे तक जाना है, तो अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं उस आदमी को अब किसी भी कीमत पर मना नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि दिन रात बस चलाने वाला मैं अपनी बस को ठीक करने में नाकाम रहा। फिर इस आदमी ने एक ही पल में बस के अंदर ऐसा कौन सा मैजिक कर दिया कि वो स्टार्ट हो गई। मैं उस आदमी से यही पूछना चाहता था, पर दूसरे ही पल वो आदमी
बस के अंदर ही चढ़ गया और उस आदमी की स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दौड़ दौड़ कर काम करता है, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि वो बहुत ही आराम से चलता था। वो आगे वाले केबिन में आकर हमारे बगल वाली सीट के ऊपर बैठ गया। फिर मैंने उस आदमी को बोला, भाई साहब एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आपने हमारी बस को एक ही पल में सही कैसे कर दिया? इस पर उस आदमी ने बोला, मैं भी पुराने ज़माने में एक मैकेनिक रह चुका हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए था। वैसे मैं इसी रास्ते पर भटकता रहता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मैं तो उलझन में ही पड़ गया, क्योंकि उस आदमी की हर एक बात गहराई तक जाती है और उसको समझ पाना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे अब बस आगे बढ़ती जा रही थी और उसके साथ ही मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ देर के अंदर मैं अपने गांव के पास पहुंच जाऊंगा। मैंने उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया था और तभी उस आदमी ने बोला, अरे ये सामने क्या हो रहा है? जैसे हमने सामने देखा तो मैंने पाया कि सड़क के ऊपर 3 से 4 लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ नाच रहे थे। अब ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई आदिवासी जनजाति है। एक बार के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर उस आदमी ने हमारी तरफ देखते बोला, तुम दोनों नीचे उतर कर देखो कि ये सब क्या चल रहा है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरत में पड़ गया। दूसरे ही पल जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसके सामने कोई आवाज़ तक निकाल सकूं। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखें किसी पत्थर की तरह बन गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। मेरे दोस्त का भी बुरा हाल था और वो भी उसका बदला हुआ रूप देखकर पसीने से तरबतर होने लगा। ठंड के इस माहौल में हम दोनों पसीने से लथपथ हो गए थे। बिना वक्त गवाए हम दोनों ने तुरंत ही दरवाजे पर लात मारी और हम नीचे कूद गए। हम किसी तरह से इस ऊपरी शक्ति से बचना चाहते थे। आज तक मैंने इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज जब अपने सामने पिशाच को देखा है तो फिर तो मेरी हिम्मत ही टूट गई। हम दोनों अपनी बस से उतरकर उससे काफ़ी आगे आ गए थे। हमें लग रहा था कि शायद अब वो हमारा पीछा छोड़ देगा, लेकिन ये बुरी शक्तियाँ कहाँ किसी का पीछा इतना जल्दी छोड़ती हैं। हम जितनी तेज़ी से भाग रहे थे उस तरह से हम थोड़ी दूर आगे जाते ही बहुत ही बुरी तरह से थक गए थे और हमें फिर से सड़क के कोने पर बैठना पड़ा। हम दोनों एक ही जगह पर बैठकर लंबी लंबी सांस ले रहे थे। अब तक हमारी सांसें भी बहुत ज़्यादा फूल गई थी, जिसकी वजह से अब हमारा और भी भाग पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी हमें पीछे से एक आवाज़ आई, अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनो। जैसे हमने पीछे घूम कर देखा तो हमारे सामने वही भयानक चेहरे वाला आदमी था। इस बार तो वो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक बन गया था। हमारी हिम्मत नहीं थी कि उस आदमी से हम एक बार फिर बात कर सकें। ऐसे में हमने फिर से वहाँ से भागना शुरू कर दिया, मगर अब की बार हमारे सामने कुछ ऐसा दृश्य था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरा कुआं जिसके अंदर हमारी मौत पक्की है। दरअसल हमने देखा कि सामने की ओर हमें उस आदमी की तरह दिखने वाले और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे, जो सड़क के ऊपर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। उन सभी को वहां पर खड़ा हुआ देखने के बाद हर कोई इंसान डर से मर जाए। हम दोनों ने तो अभी अभी अपनी जान बचाने की उम्मीद कायम रखी थी। जब हमें दोनों तरफ भागने का रास्ता नजर नहीं आया तो हमने झाड़ियों के अंदर घुसना शुरू कर दिया। उस वीरान से पड़े रास्ते के दोनों तरफ लंबी लंबी झाड़ियां नजर आ रही थी। हमने उन्हीं झाड़ियों का फायदा उठाया और फिर उन झाड़ियों के अंदर से होते हुए वहां से सरपट भागने लगे। हालांकि हम आगे का रास्ता नहीं जानते थे। हमारे हिसाब से तो हम जब तक भागते रहेंगे तब तक जिंदा हैं और जैसे रुक जाएंगे तो फिर हम मौत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी मेरे दोस्त ने बोला, भाई एक बात समझ में नहीं आई, इस आदमी ने अभी तक हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? दोस्तों उसकी बातें भी थोड़ा फैक्ट वाली थी, क्योंकि अगर पिशाच हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आता तो अब तक वो हमें काफ़ी सारा नुकसान दे सकता था, लेकिन अभी तक उसने हमें कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया था। हम दोनों बस उसके डर से भागते जा रहे थे। हमने एक भी बार उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। तभी हमें अपने समक्ष एक झोंपड़ी दिखी और इस झोंपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही पुराने ज़माने की कोई झोंपड़ी है जिसको घास फूस से बनाया गया है। उस झोंपड़ी को देखकर हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए हम इसके अंदर छुप सकते हैं। वैसे भी ठंड से बचने के लिए हमें कोई रास्ता तो ढूंढना ही था। ऐसे में वो झोंपड़ी हमारे लिए एक बेस्ट रास्ता था। ऐसे में हमने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और ठंड के मौसम से बचने के लिए उस झोंपड़ी के अंदर घुस गए हम। पर हम जैसे उस झोंपड़ी के अंदर गए तो हमें महसूस हो रहा था कि वहाँ किसी मरे हुए जानवर की
भयंकर बदबू आ रही थी। ये बदबू इतनी जोर की थी कि हम दोनों ज्यादा देर तक उस झोंपड़ी में नहीं ठहर सकते थे। तभी मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई एक काम कर दो, अपने फोन की टॉर्च से देख कि यहाँ पर किस चीज की बदबू आ रही है। जैसे ही उसने अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके इधर उधर देखने की कोशिश की तो हम दोनों को समझ में आ रहा था कि आज का दिन हमारे लिए कितना ज्यादा खराब था। वास्तव में ये बदबू किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसानी खोपड़ी की थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी आदमी को अभी अभी मारा गया है और उसकी खोपड़ी को निकालकर इस झोंपड़ी के अंदर फेंका गया है। उस खोपड़ी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये 2 से 3 दिन पहले का कारनामा है। अब हम दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि हम दोनों इस समय क्या करें। हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि जिस तरफ भी हम अपने कदम पटकते उसी तरफ हमें यही देखने को मिलता। ऊपर से मुझे ये डर सता रहा था कि कहीं पर फिर से हमें वो बस वाला आदमी न मिल जाए, क्योंकि उससे मुलाकात करने से ही मुझे डर लगने लगा था। किसी तरह से हम दोनों फिर से उस झोंपड़ी से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर हमने देखा कि वहां चारों तरफ भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ था और उन घनी झाड़ियों के बीच में हम दोनों हल्के हल्के कदमों के साथ वापस से सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। शायद सड़क पर जाने के बाद कोई लिफ्ट देने वाला आदमी ही हमारी जान बचा सकता था। हम इसी उम्मीद में थे कि सड़क पर जाने के बाद कोई ना कोई शख्स आकर हमारी जान जरूर बचाएगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, भूतों की नगरी में आने से पहले हर व्यक्ति 100 बार सोचता है। शायद हमारे अलावा कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं था जो इस भूत की नगरी में आकर अपनी जान जोखिम में डाल सके, क्योंकि मौत से खेलना हर किसी को पसंद नहीं होता है। ऐसे में हम दोनों जिस सड़क पर पहुंचे थे उसके ऊपर पैदल ही अपने कदम पटकते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। बार बार हमें ऐसा ही लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे हम पीछे पलटकर देखते तो हमें कोई भी नजर ही नहीं आता। शायद हमारे दिमाग में भी यही चीज चल रही थी कि वो भूत अभी भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। किसी तरह से हम दोनों घूमते फिरते वापस से अपनी बस के पास पहुंच गए। बस के पास पहुंचते ही हमने देखा कि वहां पर आजू बाजू का नजारा एकदम खामोश था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था और यही मौका देखकर मैं तुरंत ही बस के अंदर चढ़ गया। मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी बस के अंदर सवार हुआ और मैंने मौका मिलते ही बस को स्टार्ट कर लिया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि अब हम दोनों अपने आसपास सब कुछ नॉर्मल महसूस कर पा रहे थे। बस से लिफ्ट मांगने वाला वो आदमी कौन था, लेकिन उन्होंने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता गुजरे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।